हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 55 तक, है ना। तो हम लोगों ने 21 से लेके मतलब पहले जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो तो एप्टीट्यूड के रहते हैं। जो केमिस्ट्री कोर केमिस्ट्री वाले टॉपिक थे वो हमने 21 से लेके 55 तक डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा ये मेरा पर्पस ही है इस वीडियो को बनाने का कि आपको स्ट्रेटेजिकली चीज़ें समझ में आए कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, चाहे वो पार्ट बी का हो, आगे चल के हम पार्ट सी भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको अप्रोच कैसे करना है। तो आई होप तो ओनली पर्पस ये जो सीरीज़ बनाने का है मेरा बस ये कि एटलीस्ट देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ के चले जाओ तो वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में डिलीवर भी कर पाओ। देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और उस पढ़ाई का इम्प्लीमेंटेशन करना अलग चीज़ होती है। अगर आपने 100% पढ़ा है लेकिन आपको उसे अप्लाई करने नहीं आ रहा, फिर आपको किसी किसी क्वेश्चन आया मान लो, है ना। अब उस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता है लेकिन आपको यूज़ नहीं करना आ रहा कि भाई वैल्यूज़ कैसे रखें, तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। या दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है, पर हमने कितने क्वेश्चन देखे थे कि हमको उसके आंसर 100% नहीं पता थे, पर फिर भी स्ट्रेटेजिकली लॉजिकली इंटेलिजेंट गेसिंग से हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी अपने सही आंसर तक आ सकते हैं। तो ये सारे अप्रोच को क्या करना पड़ेगा, कहीं तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता ही होनी चाहिए तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा अभी तक, अगर आपने हमारा शुरू से वीडियो सीरीज देखी है, तो इवन अगर हमें आंसर नहीं भी पता तो भी एक एक करके सिर्फ हम ऑप्शंस की मदद से, है ना, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, सीखोगे, तब आपका जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल का होगा जब आप ये सोच सकते हो कि आप अपना CSIR नेट और CSIR नेट या गेट जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो वो क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 2025 जुलाई 2025 की वीडियो सीरीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी को हम फिर आगे नेक्स्ट दूसरे पेपर के लिए भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56। क्या पूछ रहा है वो, द एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की, है ना, H2 + I2 गिव्स 2HI रेस्पेक्टिवली और 167 किलो जूल पर मोल, है ना, दिया हुआ है। अब ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है। उसने आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ एक लाइन में आपको समझ में आए। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है और क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी हुई है, 167 किलो जूल और एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, -8 किलो जूल पर मोल, है ना। अज्यूमिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ HI टू बी सेम, ये इसमें से पूछा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और इसने ये दिया है कि Kp जो है वो क्या है, प्रोडक्शन का रेट है, और D क्या है, डिकम्पोजिशन का रेट है। तो अब इस K का टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको तो नॉर्मली पता है कि यहाँ से काइनेटिक्स में कि जो अरेनियस इक्वेशन है, अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K = A × -EA/RT। तो पढ़ा ही होगा अपने को, वेरी फेमस इक्वेशन है। तो जो आपका रेट कांस्टेंट है, अब ये फॉरवर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है और बैकवर्ड के लिए भी। अगर ये फॉरवर्ड होगा तो ये हमारा रेट कांस्टेंट क्या कहलाएगा, K फॉरवर्ड, बेसिकली Kp प्रोडक्शन का रेट। और अगर बैकवर्ड डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये Kd हो जाएगा, है ना। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉरवर्ड हुआ तो ये फॉरवर्ड कहलाएगी, बैकवर्ड हुआ तो बैकवर्ड कहलाएगी। समझ में आया ये चीज़ आपको। अब मुझे ये देखना है कि Kp और Kd का टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस का। तो उस देखो, ये जो K है, अब ए तो उसने बोल ही दिया है कि अज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है, ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, तो वैसे ही कांस्टेंट है। RT, है ना, ये सारे सारे क्या है, हम मान के चलेंगे कांस्टेंट। तो जो आपका रेट कांस्टेंट है K, वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E⁻ पर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आप समझना ध्यान से। E⁻−EA, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने ये थोड़ी ना पूछा है कि रेट ज़्यादा होगा कि कम होगा, उसने क्या पूछा है, द करेक्ट ऑप्शन आर, पहला क्या था देखो, Kp एंड Kd हैव सेम टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंस सेम है, मतलब सेम टेम्परेचर चेंज पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। ये नहीं होगा क्योंकि ये जो रेट कॉन्स्टेंट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पर। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर चेंज होने पर रेट कॉन्स्टेंट ज़्यादा बदलेगा। नहीं समझ में आया आपको। देखो मुझे लग रहा है शायद आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। K =
ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी कर दें। अब ए तो कांस्टेंट मानते हैं, तो आप ये मुझे बताओ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज, तो क्या होगा, ई की नेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, तो जो उसका एक्सपोनेंशियल डिके होगा वो ज़्यादा होगा फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका ये जो टर्म है ना, ई की पावर माइनस वाला, तो माइनस ई ए वाला, तो अगर ई ए ज़्यादा होगा तो ई की पावर माइनस ई ए उतना तेज़ी से घटेगी एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया? और जिसकी ई ए कम होगा उसका टेम्परेचर चेंज भी क्या, उसका सॉरी रेट चेंज भी क्या होगा, कम। आप ऐसे समझो ना कि यहाँ देखो, ऐसे देखो, ये वाला जो टर्म है आर टी वाला, ये तो कांस्टेंट है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके लिए ये वाला टर्म ई की पावर माइनस ई ए, ये ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करेगा। जितना तेज़ी से डिक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली डिके होगा, उतना रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा चेंज होगा या ज़्यादा सेंसिटिव होगा टुवर्ड द टेम्परेचर चेंज। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मान लीजिए दोनों के लिए सपोज कीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज किया, दोनों के लिए टेम्परेचर चेंज कितना किया, 10 डिग्री किया। अब अगर दोनों के लिए टेम्परेचर चेंज सेम है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट चेंज ज़्यादा होगा, मतलब वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करेगा ई की पावर माइनस ई ए में। आ गया बात समझ में आपको? अब हमको बस ये देखना है कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। तो वो कैसे देखेंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ठीक है, अब आपको डेल्टा एच कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, -8 किलो जूल पर मोल। ये आप निकाल भी सकते हो, अगर आपने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है ना। ये डायग्राम मैंने तो देखो, मेरा ये है कि भाई थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ना, थोड़ा सा मैं रफ बना रहा हूँ। ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, जिसे हम डेल्टा ई कह रहे हैं। अब ये जो चीज़ है वो क्या कहलाती है बताइए, यहाँ से ये वाली, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन किसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो प्रोडक्ट को वापस आना है रिएक्टेंट पे, तो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये जो चीज़ है, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा डेल्टा एच। और आप देख रहे हो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो क्या होगा भाई, आप कैसे लिखते हो डेल्टा एच, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड की है छोटी वाली, माइनस ये बैकवर्ड, बैकवर्ड की बड़ी वाली है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड का, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है आप देखो, -8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज दी हुई है कितनी, 167। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकवर्ड की निकालेंगे। तो बैकवर्ड की कितनी हो जाएगी, ई ए बी इज इक्वल टू 167 प्लस 8, डेट इज कितनी, 175 किलो जूल पर मोल। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया फॉरवर्ड एनर्जी का और बैकवर्ड एनर्जी का। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 167, जो बैकवर्ड एनर्जी है वो क्या है 175। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो के का डिपेंडेंस है, जो के का चेंज है ई की पावर माइनस ई ए, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका ई की पावर में माइनस वाला टर्म ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर चेंज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों के लिए टेम्परेचर चेंज अगर सेम रखा है तो द मोर द एक्टिवेशन एनर्जी द मोर सेंसिटिव विल बी द रिएक्शन टुवर्ड द टेम्परेचर चेंज। तो आप ये कहोगे कि जो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, अब देखिए ऑप्शन से देखो, के पी एंड के डी हैव सेम टेम्परेचर डिपेंडेंस, नहीं, दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंस सेम नहीं होगा। के डी चेंजेस मोर रैपिडली विथ टेम्परेचर देन के पी, ये बिल्कुल सही बात है। जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा
वो ज़्यादा चेंज होगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस ई वाला टर्म उतनी तेज़ी से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिंपल ये है ना, काइनेटिक्स का सिंपल सा रीजनिंग बेस्ड सवाल था जो आप कर सकते थे। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज फार एज आई सी। ठीक, समझ में आया आपको? अब देखिए ये डेंसिटी मास यूनिट सेल, अब ये जो है ना 2 मार्क्स के लिए क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको डेंसिटी यूनिट सेल और मास, इसको क्या करना है, रिलेट करना है। कैसे करोगे? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला? Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब, है ना। Z क्या है? Z है आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। आपको यूनिट सेल कैसी दी है? कहाँ गया? अच्छा, यूनिट सेल तो पूछी है, तो Z आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों? देखिए Z जो होता है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यूनिट सेल में। अगर Z 1 आता है तो हमारी यूनिट सेल क्या होगी? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब जो हमारे एटम्स होंगे केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स में। अब ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कॉर्नर्स वाले एटम्स होते हैं उनका अपनी ही यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, है ना। हर कॉर्नर पे रखा एटम अपनी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, तो 1/8 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एससीसी में कितने होते हैं? 1। बीसीसी में कितने होंगे? तो बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पर भी होते हैं और बॉडी सेंटर पे भी होते हैं। तो बॉडी के सेंटर में रखा तो एक कंप्लीट एटम है, और कॉर्नर से टोटल कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है। तो बीसीसी का जेड कितना हो जाएगा? 2। और एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में कॉर्नर्स में होते हैं तो उससे तो एक आएगा, और कहाँ होते हैं? फेस सेंटर पे होते हैं। आप सोचो फेस के सेंटर पे रखा कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो आप देख सकते हो, आप जिस रूम में बैठे हो उसी रूम को अगर आप विजुअलाइज करो, वैसे तो ये डेटा क्या होता है हमें पता होने चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम में इतना एनालिसिस नहीं करना है हमें कि फेस सेंटर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारी चीज़ें है ना हमें पहले से पता होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस के साथ आती है। ये तो बस जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स, वो व्यूअर्स जो पहली बार अगर देख रहे हैं तो उसको उनके लिए जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फेस सेंटर पे रखा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, हाफ होता है। आप ऐसे इमेजिन कर लेना, जिस रूम में आप बैठे हो इसकी जो छत है या किसी भी दीवार का कोई भी फेस मतलब कोई भी एक दीवार पकड़ लो, कोई सी भी एक दीवार पकड़ लो, उसके सेंटर पे अगर मैं कोई एक एटम को रख दूँ तो कितनी यूनिट सेल के लिए कॉमन हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि आपका रूम है वो एक 3D रूम है, मतलब आगे भी एक रूम है, पीछे भी एक रूम है, ऊपर भी एक रूम है और नीचे भी एक रूम है, और कोई सी भी एक दीवार पकड़ लो, तो दीवार के सेंटर पे जो रखा होगा एटम वो कितने रूम के साथ शेयर कर रहा होगा? 2 के साथ ही कर रहा होगा, किसी भी 2 के साथ। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। और ऐसे कितने फेस होते हैं यूनिट सेल में? 6। तो 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3, और एक कॉर्नर का। तो एफसीसी यूनिट सेल में जेड कितना आता है? 4 आता है। तो बेटा ये डेटा तो है ना हमें पहले से पता होने चाहिए। अगर जेड 1 आता है दिस मीन्स हमारी यूनिट सेल एससीसी है। जेड 2 आता है इसका मतलब हमारी यूनिट सेल बीसीसी है। जेड अगर 4 आता है तो हमारी यूनिट सेल एफसीसी है। तो यही पूछ रहा है कि वो हमारी कौन सी यूनिट सेल है इसमें से। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? पहले जेड निकालना पड़ेगा जो डेटा दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए जो जो चीज़ें दी हुई है उसको आप लिख सकते हो। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना सब सेम यूनिट में होनी चाहिए। जेड निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है इसका कितना? 27 ग्राम पर मोल। ठीक, तो देखिए ये ग्राम से ये ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना, यूनिट भी हम साथ में कैंसिल आउट करते चलेंगे। अपॉन एन ए, एन ए होता है कितना? एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। अब ए क्या है आपका? एज लेंथ, है ना, और आपको क्या चाहिए? ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है। कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। एज लेंथ आपको सबसे पहले तो देखो किस में दी हुई है? पिको मीटर में। तो हमको मतलब किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में करना है? क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट कितनी दी हुई है? सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो वॉल्यूम भी हमें कितना किस में चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट कन्वर्शन भी आपको पता होना चाहिए, या 10⁻12 मीटर होते हैं, पिकोमीटर, है ना। तो 400 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। और आपको क्या चाहिए? ए क्यूब, तो उसका भी क्या कर लीजिए? क्यूब कर लीजिए।
400 इंटू 10⁻⁻10 इस पूरे का क्यूब। अब जब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अब इसमें है क्या, 2.7 हो गया, डेट इज z, बस यही निकालना है। 27/6 इंटू 10⁻23 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻7। अब क्योंकि आप देखिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो z लगभग 3.99 या 3.98 के आसपास आएगा, डेट इज रफली इक्वल टू 4। और अगर z 4 आ गया तो हमारी यूनिट सेल कौन सी हो जाएगी, FCC। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैनुअली कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो मैं आपको सबको सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले क्या करिए, वर्चुअल कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना, हथियार लेके चले गए लेकिन हथियार चलाने नहीं आता, तो लड़ाई में तो फिर हार निश्चित ही है ना। कि जंग के मैदान पर उतर गए और क्या हुआ, गन लेके गए, अब गन चलाते नहीं आ रही, सामने दुश्मन है, सामने पेपर है, आपको यूज़ करने नहीं आ रहा। तो वर्चुअल कैलकुलेटर जो होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर से। तो पहले आप क्या कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, अच्छे से किस तरीके से करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम उसकी मदद से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स मेरे हिसाब से तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन था एज फार एज जो अभी तक हमने डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि इसमें बस कंसेप्ट उसका फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता है, आपको कंसेप्ट पता है जेड का, कि जेड से हम कैसे यूनिट सेल का टाइप डिटरमाइन करते हैं, तो आप इसको आसानी से क्या करते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिस्टेंसेस आर, है ना, एंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसने पूछा है प्लॉट ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल एस फॉर द px ऑर्बिटल अगेंस्ट आर। ठीक है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बनेगा और ये एक ए बी मॉलिक्यूल बनाएगा, तो आप खुद सोचो कैसे बनेगा ए बी का फॉर्मेशन। देखिए ये ए का आइटम है, ये बी का आइटम है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी। एंड द ओवरलैप इंटीग्रल क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितना अच्छे से ओवरलैप हुआ है। द मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म्ड। तो ये जो एक्सटेंट है या ये जो ओवरलैप इंटीग्रल है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। जितना ज़्यादा ओवरलैप इंटीग्रल होगा, मतलब हमारा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा ओवरलैप किया है और हमारा जो ए बी बॉन्ड बना है उतना ज़्यादा क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बना है। अब इसमें से कौन सा ग्राफ ये डिटरमाइन कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है कि ओवरलैप इंटीग्रल को, है ना। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो पहला क्या है, मतलब जो वाई एक्सिस पर लिया है इन्होंने ओवरलैप इंटीग्रल लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर इन्होंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर लिया हुआ है, उन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब सोचो, देखिए अगर आपके पास इस ग्राफ की एक इक्वेशन होती, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हम आसानी से ट्रेस कर लेते कि हमारा ग्राफ क्या होगा, पैराबोला की होती, हाइपरबोला की होती। लेकिन अब हमें क्या है, ओवरलैप इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं पता, इक्वेशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिवली एनालिसिस करके खुद सोच के, लॉजिकली सोच के डिटरमाइन करेंगे कि ग्राफ क्या हो सकता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि लेट्स से व्हेन द टू एटम्स आर इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट। अब सोचो बहुत दूर दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप है, नहीं। तो आप क्या कहोगे, एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओवरलैप इंटीग्रल, जीरो। क्यों, ओवरलैप इंटीग्रल क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो भैया जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसका मतलब आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होना चाहिए, ओवरलैप इंटीग्रल जीरो, है ना। अच्छा, आर एकदम जीरो कर दिया, आर जीरो कर दिया मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, बहुत पास आ गए, इनके न्यूक्लियस दोनों के बिल्कुल एक के ऊपर एक लाई करने लगे। तो जब आप ए को बिल्कुल इतने पास ले आओगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। भाई न्यूक्लियस अगर इतने पास आ जाएगा तो पॉजिटिव न्यूक्लियस का और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रेपल करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक सिस्टम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। और ऐसी स्थिति में क्या कोई ओवरलैप होकर कोई बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल इतना बिल्कुल सट गए, बिल्कुल पास पास आ गए, तब भी कोई ओवरलैप नहीं होगा। इसका मतलब आर इजिकल टू जीरो पे देर इज नो ओवरलैपिंग, आर इजिकल टू इन्फिनिटी पे देर इज नो ओवरलैपिंग। तो जो एस है ओवरलैप इंटीग्रल, ये एंड्स पर, ये क्या कहना चाहिए, मार्जिन पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज समथिंग रेफर टू एज द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन मतलब एक्सट्रीम डिस्टेंस पे भी जीरो होगा और बिल्कुल
बिल्कुल ही पास ले आए तो भी 0 होगा। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला ग्राफ क्या है, आर इज इक्वल टू वेरी हाई डिस्टेंस पर, ये ओवरलैप इंटीग्रल 0 है, लेकिन आप देख सकते हो 0 पर है ना, बिल्कुल ओरिजिन पर इसकी कुछ एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा ग्राफ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भी ओवरलैप इंटीग्रल की एक वैल्यू दी है। चौथा ग्राफ देखोगे तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 डिस्टेंस पर बिल्कुल ओरिजिन पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में दो न्यूक्लियस बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सिस्टम विल बिकम हाईली अनस्टेबल। तो एक ही ग्राफ जो हमारे पास दिख रहा है पॉसिबल है, वो कितना है, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर आपको ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पता हो, है ना, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या रोल होता है, किस तरीके से एनर्जी डिक्रीज होती है, उसका वेरिएशन पता हो, तो आप इसको कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये ग्राफ का नेचर भी बिल्कुल ऐसा है ना, जिसे हम कहते हैं इसको बेल शेप्ड कर्व, गॉसियन कर्व जिसे मैथमेटिकली कहा जाता है। क्यों, आप ऐसे सोचो, नॉर्मली जब क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, ओवरलैप नहीं होगा। अब अगर ए और बी को बॉन्ड बनाना है तो इनको क्या होना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। जैसे जैसे पास आएंगे, यहाँ देखते जाओ बेटे ग्राफ में, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा इनके बीच में ओवरलैप बढ़ता जाएगा। तो ऐसा है कि डिस्टेंस कम करते जाओ तो ये ओवरलैप बढ़ता ही चला जाएगा इनफाइनाइटली, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा जब इनका ओवरलैप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और ये कहती है, और ये जो आर होगा इस समय, ये क्या कहलाएगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसके पास और ले गए, अब ओवरलैप का एक्सटेंट क्या होना स्टार्ट कर देगा, घटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास इक्विलिब्रियम से और पास एक जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब मैक्सिमम ओवरलैप हो चुका था उसके और पास अगर आप लेके जाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो भी ओवरलैप कम होना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, बहुत पास लाए तो भी रिपल्शन होगा, बहुत दूर चले गए तो भी बॉन्डिंग बनेगा। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एक मैक्सिमा आता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम ओवरलैप मिलता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ या इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ग्राफ हमारा इसको प्रिडिक्ट कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है वही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए हाँ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NO एंड NO2। अब देखिए NO और NO2 दोनों ही एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, है ना। अब इनके बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो बेटा, ये सवाल ऐसा है कि मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि ये चीज़ ऐसी है कि आप पढ़ के जाओगे तो आप इसे सॉल्व ही कर लोगे, क्योंकि क्या होता है ना, NO जो है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो एमओटी होती है वो LCAO के प्रिंसिपल पर आधारित है। LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि ये कहता है कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लीनियरली कंबाइन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आधे बॉन्डिंग कहलाएंगे आधे एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। तो इनका एमओटी कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, रिलेटिवली आसान होता है, और डायटोमिक के लिए एमओटी मोस्टली सारी टेक्स्ट बुक में दी होती है। बट व्हाट अबाउट NO2? NO2 इज अ नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, बेंड शेप का स्ट्रक्चर होता है NO2 का, अगर आपने गौर किया हो या अगर आपको पता हो, NO2 ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंड शेप का। ठीक है, तो बेंड शेप के लीनियर नॉन लीनियर सॉरी ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एमओटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन से संभव नहीं है। उसके लिए एक अलग थ्योरी दी गई है, डेट इज कॉल्ड एज साल्क थ्योरी। साल्क थ्योरी सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक जो सेंट्रल एटम होता है जिसे हम जनरली मेटल्स कहते हैं या सेंट्रल एटम कहते हैं, और बाकी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। तो जो लिगैंड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सबसे पहले ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, LGO, लिगैंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये जो कंबाइन करते हैं, अब ये किसके बेसिस पर करते हैं, ये एनर्जी के बेसिस पर नहीं करते, ये कंबाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो अब मैं अगर आपको साल्क थ्योरी पढ़ाने जाऊंगा और एमओटी पढ़ाने जाऊंगा तो ये अपने आप में 1 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, अपने ऑफलाइन बैचेस में हम अपनी क्लासेस में तो पढ़ाते ही हैं डिटेल में कि मतलब एमओटी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, साल्क थ्योरी से कैसे करना है। पर क्या होता है ना, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिससे हमें अगर पता हो तो हमारा कैलकुलेशंस क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिगैंड कौन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के अगर आप वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को देखोगे तो क्या होता है, 2s और 2p, और ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2। तो पहले यही 4 ऑर्बिटल्स, 4 कौन से,
एक 2s और 3p, px py और pz। तो एक ऑक्सीजन के एटम के पास कितने वैलेंस ऑर्बिटल हैं? 4, 3p हैं और एक ऐसे, और ऐसे कितने हैं हमारे पास? 8। क्यों? दो ऑक्सीजन एटम है ना, तो एक ऑक्सीजन एटम से कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं? 4। तो दो से कितने आएंगे? 8। तो यही 8 ऑर्बिटल मिलके पहले क्या बनाएंगे? साल्क ऑर्बिटल, बेस्ड ऑन द सिमेट्री। जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। ये पूरा क्या होता है ना, ग्रुप थ्योरी के डिस्क्रिप्शन से ये लेबल्स आते हैं। जैसे वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अगर एमओटी में आपने पढ़ा हो, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। लेकिन साल्क ऑर्बिटल में हम सिग्मा पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लेबल्स देंगे बेस्ड ऑन सिमेट्री। टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए लेबल हो जाता है ए, ठीक है। ऐसे ही कहीं आता है बी, है ना, ये होता है। अब देखिए, जैसे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको एमओटी बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा ये संभव नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा क्या करूँ, एमओटी डिस्क्राइब करूँ, फिर साल्क थ्योरी से ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर मैं डिराइव करूँ। डिराइव कर सकते हैं, करते भी हैं मैंने जैसे आपको कहा, लेकिन अगेन दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, क्योंकि इसी को डिस्कस करने में मैंने कह दिया था जैसे आपको पहले 1 घंटे का समय लगेगा। तो मैं आपको बस क्रक्स बता रहा हूँ क्या है, छोटा सा मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। सेम एनालिसिस जब आप सारे 8 ऑर्बिटल्स के लिए करोगे तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, उन ऑर्बिटल्स के लेबल्स मिलेंगे। एमओटी में वही लेबल्स या तो सिग्मा होता था या तो क्या होता था, पाई, है ना। वही चीज़ यहाँ पर ए और बी के टर्म्स में हमें बतानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एस ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन का, दूसरे एस ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो दोनों की सिमेट्री क्या है? सेम। तो दोनों किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं? एक तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव तरीके से, है ना, दोनों का साइन पॉजिटिव। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो जो इनके ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ ऐसा बनेंगे, है ना। बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऐसा, ठीक है। अगर दोनों के ओवरलैप से हमें क्या मिला है? दोनों का मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिवली ऐड कर रहे हैं, ये बनेगा। अब इसका अगर आप देखोगे जो पॉइंट ग्रुप होता है NO2 का, ये होता है C2V। और C2V के जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है C2 अलोंग Z एक्सिस, और एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका सिग्मा YZ, और एक होता है सिग्मा XZ, ठीक है। तो इसको लेट से मैं मान लेता हूँ कौन सी एक्सिस मेरी, Z एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं इसके अलावा अगर ये सिमेट्री ऑपरेशन कराऊँ, आइडेंटिटी क्या होगा? तो आइडेंटिटी में क्या होता है, हम कुछ नहीं करते मॉलिक्यूल में। तो रूल ये कहता है कि जितने एटम्स या जितना वेव फंक्शन का साइन अगर उस सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान चेंज हो गया तो हम कैरेक्टर जो है वो क्या यूज़ करेंगे, -1, और अगर चेंज नहीं हुआ तो +1। मतलब ड्यूरिंग द सिमेट्री ऑपरेशन E C2 सिग्मा, है ना, ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन करने के बाद अगर हमारा वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है तो हम उसकी जगह -1 लिखेंगे, और अगर नहीं होता, सेम रहता है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। मैंने कहा ना, पूरा डिस्कशन अगेन 1 घंटे का हो जाएगा। सिर्फ एक आपको क्रक्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये लेबल्स डिसाइड करते हैं। तो अगर आप पहले ऑक्सीजन का ही देखोगे ना बेटा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस शेल होता है 2s2 2p4, 6 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6, ये एक ऑक्सीजन का एटम, और ऐसे कितने, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s ऑर्बिटल्स में, ये क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो कि किसके फॉर्म में रहना प्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर के। इनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा ये जो ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पर, इनके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये कौन से होंगे, आपके 2s के होंगे। तो 2s के लोन पेयर, अब इनकी सिमेट्री क्या होगी, तो जैसे मैंने बताया, फटाफट अगर आप इसका सिमेट्री ऑपरेशन कराओगे तो आइडेंटिटी विल रिमेन एवरी एटम अनशिफ्टेड, है ना। तो ओवरऑल साइन चेंज नहीं होगा वेव फंक्शन का, तो साइन क्या आ जाएगा, 1। C2Z, अगर मैं Z एक्सेस के लॉन्ग घुमा दूँ 180 डिग्री से, तो क्या होगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे अगेन इट इज़ पॉजिटिव एवरीवेयर, 1। सिग्मा YZ, ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन, है ना, जो YZ एक्सेस को YZ प्लेन को कंटेन कर रहा है। तो आप देखोगे इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वेव फंक्शन का साइन क्या है, सेम है, 1। और इसके भी देखोगे तो क्या आएगा, सिग्मा XZ। सिग्मा XZ क्या होता है, इसका मोलिकुलर प्लेन। तो जो प्लेन मैंने आपके अपने इस बोर्ड में लिखा है, जो अपने ना स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यही इसका प्लेन है। इसी प्लेन में सारे आइटम कंटेन होंगे, मतलब ऑल आर सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो जब S और S पॉजिटिवली कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे A1। तो इनके ऑर्बिटल्स का जो सिमेट्री लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, A1। इसी तरीके से अगर ये मान लीजिए
भाई लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, या तो S प्लस एस होगा या तो S माइनस एस होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों को पॉजिटिवली ऐड करते हैं, S माइनस एस। अब S माइनस एस का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा नेगेटिव हो रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, नहीं। तो इनके बीच का जो ऑर्बिटल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बीच में एक नोड आएगा। अब जब इसका सिमेट्री कराओगे, ये मतलब सारे सिमेट्री ऑपरेशंस कराओगे, मैं फटाफट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आइडेंटिटी कराओगे तो कितना होगा 1। अब बेटा देखो ध्यान से, C2Z कराया, घुमा दिया इसको पकड़ के, तो जैसे मैं घुमाऊंगा तो जहाँ पॉजिटिव था वहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, वेव फंक्शन का साइन क्या हो गया चेंज। तो मैं क्या लिखूंगा -1। सिग्मा YZ, ये रहा मेरा मोलिकुलर प्लेन। तो अब देखोगे लेफ्ट साइड आपको पॉजिटिव दिखेगा, राइट साइड आपको नेगेटिव दिखेगा, तो अगेन इट इज़ एन एंटी सिमेट्रिक। और मोलिकुलर प्लेन, तो ये तो प्लेन का मॉलिक्यूल है ना, जो आपको स्क्रीन दिख रही है उससे वाला प्लेन अगर पास करूंगा तो सारे आइटम्स आधे आधे कटेंगे। तो अगेन ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो 1 -1 -1। तो जब आप इसकी कैरेक्टर टेबल देखोगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस करस्पॉन्ड टू योर B2 रिप्रेजेंटेशन। तो उसका मतलब क्या होगा, जो पहला वाला ऑर्बिटल होगा उसका A1 आएगा, दूसरे वाले का क्या आएगा B2 आएगा। तो यही दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, जो 2s ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग, है ना। तो A1 और B2 ऐसे कर करके हमें क्या करना है, 8 कॉम्बिनेशन बनाना है। फिर क्या होगा, p ऑर्बिटल लाएंगे। p ऑर्बिटल में 3 होते हैं, px py एंड pz। तो जब pz और pz पॉजिटिवली कंबाइन होंगे ये A1 बनाएंगे, pz और pz जब नेगेटिवली कंबाइन होंगे ये B2। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हमें एनर्जी लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए अभी तो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं किया है, पर मैं बता रहा हूँ पॉली एटॉमिक के लिए थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कशन हो जाता है, तो उसमें हमको क्या होता है, समझाने को तो हम समझा सकते हैं, है ना। अगेन मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमें क्या होता है, रिजल्ट्स पहले से पता होने चाहिए। तो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NO एंड NO2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ होता है, तो इसके लिए MOT का आइडिया होना चाहिए। तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको MOT बताता हूँ NO की। अब NO जो है इसकी जो MOT है बिल्कुल सिमिलर होती है किसके जैसी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसी। क्यों भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो कितने आएंगे, कार्बन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करो बेटा, है ना 8, तो कितने होते हैं 14। और NO में देखोगे तो कितने होंगे 15, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जो MOT कार्बन मोनोऑक्साइड की बनेगी वही NO की बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ जो NO2 है ना, इसकी MOT बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की जैसी होगी, ठीक है, या NO2 माइनस नाइट्राइट आयन की जैसी होगी। अब NO2 और NO2 माइनस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का तो अंतर है, तो जो नाइट्राइट आयन है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो NO2 की MOT बन जाएगी। तो जनरली क्या होता है ना, बुक्स जैसे हुई हो गया, एटकिंस हो गया, इसमें NO2 के लिए तो नहीं दिया डायरेक्ट, किसके लिए दिया हुआ NO2 माइनस के लिए। तो मैं अब आपको डिस्कस करता हूँ इसकी MOT। तो चलिए मैं आपको इसकी MOT सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे होती है अगेन, है ना। तो वैसे तो हमारा पर्पस ही ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को डिस्कस करें, ना कि सीधे डायरेक्ट आंसर पे आ जाए। बट फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं MOT बनाने जाऊंगा NO की और साल्क थ्योरी से NO2 की, अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स बताता हूँ क्या होते हैं, वो अगर आप ध्यान में रख लो तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मान लीजिए अगर आपको MOT नहीं पता, है ना, इतना सब आपको नहीं पता, आप याद नहीं रख रहे, तो सिंपल बाई द कॉमन सेंस या सिंपल बाई लेट से कह सकते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग करके हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। मेन पर्पस क्या है बेटा हमारे एग्जाम में, कि हमारा आंसर है डेट वी कैन डिड्यूस बाय द सिंपल लॉजिक एंड इंटेलिजेंट गेसिंग। पर मैं अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, मतलब जो तरीका है आंसर निकालने का, उससे मैं बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगी, आपकी थोड़ी सी नॉलेज एनहेंस होगी, और इसको अप्रोच कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैं पहले आपको इसकी MOT बताता हूँ। देखिए ये मैंने ना अलग से इसको सेव करके रखा था, MOT डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमको अगर NO की चाहिए तो मैंने कहा था ना, जो MOT होती है NO की वो बिल्कुल सिमिलर होती है CO से, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ जाता है NO में। तो आप देख सकते हो, तो ये तो बिल्कुल सार्क थ्योरी पे बेस्ड है कि देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए गए हैं वो किसके लिए गए, कार्बन के, ठीक है। और यहाँ पर किसके लिए गए हैं, ऑक्सीजन के। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है जब हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें जो बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स हैं डेट विल बी कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन बॉन्डिंग में ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका कंट्रीब्यूशन एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उनके ऑर्बिटल्स को पहले लेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा कहाँ से आपका कार्बन का। देखिए जब दोनों कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऑब्वियसली उन दोनों के ओवरलैप से बनाते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम बॉन्डिंग में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका मानेंगे, ऑक्सीजन का मानेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में किसका मानेंगे, कार्बन का। तो देखिए ऐसे याद रखने का तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन है उसका एक ऑर्बिटल है 2s और एक है 2p। अब 2p में भी क्या होता है बेटा आपका, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। अगर आपने सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का एमओटी पढ़ी होगी तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले जो 2s ऑर्बिटल होते हैं, अभी आप इस नाम को छोड़ दो सिग्मा, आप देखो s ऑर्बिटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, पाई तो बना नहीं सकता। तो इसका जो सिमेट्री लेवल है क्या दे दिया, सिग्मा, और क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था इसलिए हमने इसको कह दिया 1 सिग्मा। फिर क्या आया 2p। अच्छा 2p में क्या होता है, दो होते हैं, एक pz होता है और एक px और py होता है। pz हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड और px और py कभी सिग्मा बॉन्ड बना नहीं सकते, ये हमेशा क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो एनर्जी वाइज सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, और जो मॉलिक्यूल या जो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। ठीक है, तो जो 2 सिग्मा है यहाँ पे, दिस इज करस्पॉन्ड टू योर 2pz ऑर्बिटल, है ना। इसकी सिमेट्री क्या है, सिग्मा। तो यहाँ पर हम क्या ऐसे pz नहीं बोलते, px py नहीं बोलते, हम सिमेट्री के आधार पर इसको बोलते हैं। क्या होगा, तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा टाइप ऑर्बिटल बना रहे हैं, नॉट बॉन्ड, थोड़ा सा मेरी भाषा में अंतर होगा, इट्स नॉट अ सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ सिग्मा ऑर्बिटल। सिग्मा ऑर्बिटल मतलब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। ठीक है, तो क्या होगा 2pz। और फिर ये क्या होगा, ये आपके होंगे px और py, और ये कैसे हैं, पाई टाइप के, क्योंकि पहला पाई इसलिए हमने इसको कह दिया 1 पाई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के खत्म हो गए, अब किससे स्टार्ट होंगे, कार्बन से। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो कार्बन में भी पहला क्या आएगा, 2s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होती है, सिग्मा, देख बेटा 3 सिग्मा। फिर कौन सा होगा, अब यहाँ क्या होता है, कार्बन तक नाइट्रोजन से पहले पहले, नॉट नाइट्रोजन से पहले पहले, इवन नाइट्रोजन तक क्या होगा कि जो px py है इनकी एनर्जी कम होती है pz से। अगेन इसका भी रीज़न है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एनर्जी गैप बढ़ जाता है। बट अगेन है ना, वो चीज़ में यहाँ नहीं ले रहा, पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। खैर आपको ये पता भी होगा कि अप टू नाइट्रोजन, जब हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं बनाना, तो कार्बन नाइट्रोजन तक जो px py होती है उनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू pz, और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन में pz की कम होती है। ठीक है, टेक माई वर्ड फॉर इट, अभी बस आप इतना मान लीजिए। तो पहला तो हो गया 2s 3 सिग्मा, फिर p में क्या होगा, पहले होंगे पाई, px और py वाले, ये होंगे कार्बन के px और py, और फिर लास्ट में क्या होगा, कार्बन का pz। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, चलिए मैं बात निकली तो फटाफट बता ही देता हूँ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, क्योंकि आप जब यहाँ से चलोगे बेरिलियम, लिथियम से लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक पहुँचते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो एनर्जी लेवल्स की क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो होता तो यही है कि px और py की एनर्जी नीचे होती है। ठीक है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2s से स्टार्ट किया था, हमें केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो ऑक्सीजन में कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन में कितने हैं, 3, सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में 6, कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6। कार्बन के कितने हैं वैलेंस शेल में, 4, फोर्थ ग्रुप है। तो 6 और 4 मिलकर कितने भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, 4, 6, 8 और 10 हो गए। तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हो गए। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का देखना है, NO का देखना है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई में। और ये कौन सा पाई है, कार्बन का। बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग। तो बेसिकली जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है NO का, वो कहा जाता है पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
ठीक है, ये तो सिंपल एनो, सिंपल एमओटी है। अब यही मैं आपको दिखाता हूँ किसकी, NO2 की। अगेन मैंने कहा NO2 की जो एमओटी है वो, NO2 की जो एमओटी है वो किसके बेसिस पर आधारित है, साल्क थ्योरी पे, है ना। अगेन वी डोंट हैव इनफ टाइम एंड नॉट इनफ स्कोप कि हम साल्क थ्योरी पूरा का पूरा डिस्कस करें, तो मैं डायरेक्टली आपको एनर्जी डायग्राम बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो एमओटी है वो किसकी है, NO2 माइनस की। तो जैसे मैंने आपको बताया ये साल्क थ्योरी पर आधारित है। तो पहला जो है, पहला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया A1। ये A1 कैसे बनेगा, S+S से। इसका मैं आपको बता चुका था A1 कैसे आएगा, तो जब आपके C2V पॉइंट ग्रुप के, है ना, सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे S+S से, तो S+S कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ ना, ऐसे बनेगा कुछ प्लस प्लस का, है ना। ये कैसे बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये दूसरा क्या बनेगा, माइनस बनेगा, इस तरीके से। तो इन सब पे जब आप सिमेट्री ऑपरेशन करोगे तो ये लेबल्स आते हैं और ये उनका एनर्जी लेवल ऑर्डर है। तो अगेन बस हमें क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर ध्यान होना चाहिए। जैसे ये सिग्मा, तो ये क्या होगा, आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है PZ प्लस PZ से। तो PZ और PZ हमेशा सिग्मा टाइप होते हैं, सिग्मा और सिग्मा पॉजिटिवली मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, A1। इन दोनों का अगर नेगेटिव करोगे तो क्या बनेगा, B2। इसी तरीके से PX और PX। अब जब ये PX पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो पाई ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होता है ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होता है, ठीक है। तो इसका जब आप करवाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। और वही आप PX माइनस करवाओगे PX को तो A2 मिलेगा। तो A1 A2 B1 B2, ये चार इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं C2V पॉइंट ग्रुप के। और यही आप देखो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल होता है, A1 B2, है ना, इस सिग्मा। और ये किस किस के हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था NO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पहले 8 ऑर्बिटल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के, डेट विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड बॉन्डिंग। और फिर किसके स्टार्ट होंगे, नाइट्रोजन के। 8 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये किसके हो गए, ये आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे किसके हो गए, ऑक्सीजन के। उसके बाद नाइट्रोजन के स्टार्ट होंगे, तो नाइट्रोजन के कितने होंगे, 4, 2s और 2p वाले। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब NO2 में हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। और ये एमओटी किसकी है, NO2 माइनस की, तो 18। तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो अब देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसमें केवल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, A1 में। और आप देख सकते हो ये किसका है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। तो एसेंशियली ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा, है ना, बिकॉज ये नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डिंग है जो ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के तो सारे ऑर्बिटल्स खत्म हो गए। नाउ कम्स द इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नाइट्रोजन, दैट विल बी अ बॉन्डिंग। और टाइप अगर बोले तो ये क्या है, A1। A1 हमेशा कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग टाइप से, या सिग्मा बॉन्डिंग, यार एंटी बॉन्डिंग में गलत ही वर्ड इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। इट्स नॉट सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इट्स सिग्मा टाइप, सिंपली सिग्मा टाइप से बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया टाइप ऑर्बिटल का, सिग्मा, क्योंकि A1 लेबल है। और किस प्रकार का ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है कि नॉन बॉन्डिंग है, सर नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि वो नाइट्रोजन का बेसिकली जो लोन पेयर है वो आके यहाँ पर रिसाइड करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा डेट विल रिसाइड इन द सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो बस मेरा ये था कि मैं आपको तरीका बता दूं कि भाई हमें देखते कैसे। बाकी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस टाइप की एमओटी या इस टाइप के एनर्जी लेवल्स आपको याद हो कि भाई आप कितनों की याद करोगे, है ना। मेनली हम क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक में जैसे अमोनिया हो गया जो दिया हुआ है कॉमन, SF6, बेरिलियम हाइड्राइड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, पर अगर एमओटी नहीं भी आती तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ना कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। ये पूरा कचरा साफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये भी कचरा सारा का सारा साफ हो जाओ, डिलीट, है ना। तो सर नीट एंड क्लीन अच्छा होगा, समझ में आ गया। चलिए, तो पहला ऑप्शन देखिए, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ NO, सही बात है। और NO2 में कहाँ होता है ये, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग में। तो जस्ट व्हाट आई हैव शोन यू। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन आपका क्या है, दिस इज करेक्ट। ए अगर करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 3 हटा दो, बी हटा दो, क्यों, ए तो सही है तो होना ही चाहिए। अब क्या बचा, ए या बी हो सकता है, ए या
डी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको बस क्या देख लेना है, किसको चेक करना है, बी को या डी को। तो अब दूसरा, NO डज नॉट प्रेफर डाइमराइजेशन वेयर एज NO2 डस। हाँ, ये सही है, क्योंकि क्या होता है, NO2 का जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये बनता है। तो इसका मतलब ये आसानी से क्या करता है, डाइमराइज करता है। लेकिन NO का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब आप सोचो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो क्या बनेगा, N2O2। क्या आपने N2O2 सुना है? नहीं, N2O2 नहीं होता, ये डाइमराइज नहीं करता। तो इसका मतलब बी वाला भी क्या है, सही। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। डी में अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, देयर इज अ सेंटर ऑफ इन्वर्शन इन NO2। ये तो डबली इम्पॉसिबल है। क्यों? NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंट होता है, नॉन लीनियर होता है। और सेंटर ऑफ जो इन्वर्शन सेंटर होता है वो हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में होता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती ऐसे मॉलिक्यूल में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। ये वाला भी फॉल्स। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, A एंड B ओनली। ठीक, ये हो गया। अब सवाल आता है कि एग्जाम में अगर आएगा और हमें अगर मान लीजिए ये नहीं पता MOT का कंसेप्ट क्या होगा, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फिर आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ के सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा पता है। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर डी, देयर इज ए सेंटर ऑफ इन्वर्शन इन NO2। तो ये चीज़ें कंसेप्ट है ना, अगर आप जनरली प्रिपेयर करके जाते हो तो हर बच्चे को पता ही होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्शन उन मॉलिक्यूल्स में होता है जो हाईली क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और NO2 क्योंकि बेंट है, तो बेंट में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जब डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो यहाँ से आप क्लियरली 3 और 2 को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। ठीक है, अब बचा कौन सा आपका, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो अब आप देखोगे ऑप्शन बी को, NO डज नॉट प्रेफर डाइमराइजेशन NO2। तो सिंपल बॉन्डिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते तो आप ये देखते, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही सेम चीज़। तो NO2 और NO2 डाइमराइज बना के N2O4 बनाता। तो N2O4 आपने सुना है कि होता है, जबकि NO डॉट ये कंबाइन होता तो N2O2 होता। क्या आपने N2O2 सुना है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या है, सही है। डी हो नहीं सकता, तो मैंने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। और क्या होगा, बी हो सकता है। तो बेटा बी तो आपका फिर क्या है, 1 और 4 में है, सी और बी में। अब 1 वाला ऑप्शन देखो, द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इन पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ NO। तो बेटा इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप MOT पढ़ते हो तो ये आपको पता होगा कि जो पाई स्टार है उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आपको एक इंटेलिजेंट गेस करना है तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, सही। क्यों? क्योंकि अगर पाई स्टार ऑर्बिटल में है तो डेफिनेटली क्या होगा, है ना, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग होगा NO2 में। तो जनरली एक का मतलब एक ही स्टेटमेंट में एक सही और दूसरा गलत हो, ऐसे के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर ये आप श्योर हो कि पाई स्टार ऑर्बिटल NO में, मतलब जो ऑड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में होता है NO के, तो आप ये, एक मैं कह रहा हूँ ना, कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये सही है तो दूसरा वाला भी सही हो। बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं पता और आपको एक लेट से इंटेलिजेंट गेस करना है तो हम मान सकते हैं कि क्या है, सही है। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि एक में हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा, मतलब पाई स्टार ये वाला स्टेटमेंट तो सही है और सिग्मा नॉन बॉन्डिंग वाला गलत हो जाए, मतलब ऐसा तो इस तरीके से नहीं होता जनरली। पर ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, हो भी सकता है। तो आप एक इंटेलिजेंट गेस करना है तो ये कर सकते हो। बाकी आप ऑप्शन सी को भी देख लो, द रिडक्शन ऑफ NO इज कंपेरेटिवली ईजियर देन NO2। रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये बोल रहा है NO में आसान है एज कम्पेयर टू NO2 का। ये सरासर गलत है। क्यों? आप सोचो, NO में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये जो एक्स्ट्रा ऑड इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ है, पाई स्टार में, जो कि क्या था उसका एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार था ना, एंटी बॉन्डिंग था। तो आप सोचो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई। स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। भाई बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अनस्टेबल। तो तुम खुद सोचो दिमाग लगा के, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग में चले जाने की, कि एक इलेक्ट्रॉन और ले ले एंटी बॉन्डिंग में। तो बेवकूफ़ तो है नहीं, पहले से उसके सर पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी एंटी बॉन्डिंग में धर दिया तुमने, तो चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो NO जो है ना, जनरली NO माइनस के फॉर्म में प्रेफर नहीं करता, वो NO प्लस के फॉर्म में प्रेफर करता है। और ये जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है।
है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ NO इज कंपेरेटिवली ईजियर देन NO2, ये गलत है ना। ऑक्सीडेशन होता तो ये सही होता। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स है तो अब आपका केवल क्या बचा, ये वाला। तो सिंपल भाई है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको बताया। पर लॉजिक क्या है, तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड एक अच्छा सवाल पूछा था MOT के बेसिस पे। तो अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, आपने MOT पढ़ी है, साल्क ऑर्बिटल थ्योरी, इतना अगर आप पढ़ के गए हो तो वेल एंड गुड, इट्स अ पीस ऑफ ब्रेड एंड केक, ब्रेड एंड बटर क्या बोलते हैं उसको, है ना, कुछ ऐसी कहावत है ना, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ वॉकिंग इन द गार्डन टाइप। आपको वो दोनों पता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, जब आप प्रिपेयर करके जाते हो तो भाई इतना जो कॉमन है वो पता होते हैं। लेकिन इस तरीके से कि आपको NO की भी MOT पता हो, NO2 की भी, ऐसे तो फिर सारे पॉलीएटॉमिक के लिए पता हो, और साथ में आपको उनके एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर भी पता हो, ये नहीं होता। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक ऑप्शन की मदद से आंसर पे आना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि अगर एक इंटेलिजेंट केस करना, देखो बेटा, इफ़ यू आर 80% श्योर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेरा सजेशन ये है कि देन यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन आपको 80% कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार 80% इसका आंसर यही होना चाहिए, बेस्ड ऑन द लॉजिक, बेस्ड ऑन द नॉलेज विच यू हैव एक्वायर्ड, उसके आधार पर। ये नहीं है कि मेरा ये इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, कोई पूछे क्यों होना चाहिए, मन कर रहा है इसका ए होना चाहिए, या ऐसे अंदर से फील आ रहा है इसका ए होना चाहिए, ये नहीं बेटा, ये अंदर से फील वाला काम नहीं। आंसर तो नहीं पता, लॉजिक भी नहीं पता ना, कंसेप्ट तो पता वैसे ही नहीं होता है हमको, है ना। दिल कह रहा है हमारा, दिल कह रहा है कि इसका ए होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, ये तुक्का नहीं लगाना, ये तो गैम्बलिंग हो गई पूरा का पूरा। हाँ, आपको लग रहा है, आप बोलो कि यार मुझे ए लग रहा है, सामने वाला पूछेगा यार क्यों ए लग रहा है, तो आप पूछो कि ये ए इसलिए लग रहा है, जैसे मैंने दिया कि भैया यार देखो क्या होता है कि पहला स्टेटमेंट में पाई स्टार, ये तो मुझे पता है, दूसरे का नहीं पता, तो जनरली ऐसे सोच सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है सही, है ना। ऐसे कर करके अगर आप एक एक ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हो और फिर भी अगर आपको 80% कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन यू कैन गो, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर का मन कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से नहीं, इस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो उसको। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है, फॉर द रिएक्शन K+Br2 गिव्स KBr+Br। आपको देखिए यार इस इक्वेशन पे एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है पहले, जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस से देखा था रेट कांस्टेंट पे। ये पूछा है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ये जो है क्लासिक एग्जांपल है कौन सी रिएक्शन का, दिस इज समथिंग रेफर टू एज हार्पून रिएक्शन। सुने हो ये हार्पून रिएक्शन, ठीक है। हार्पून रिएक्शन बेसिकली इट्स एटम जंप रिएक्शन, है ना। एटम कूद कूद के, इलेक्ट्रॉन जंप रिएक्शन, कूद कूद के जाते हैं। सर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी कूदते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन भी कूदते हैं। देखिए होता क्या है, जब ये पोटेशियम एटम है, अभी आपका फर्स्ट ग्रुप का एटम मेटल है, तो जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो पोटेशियम क्या होता है, खट से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा, K+। अब जैसे ही ये K+ बन गया, अब इसके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, Br2 का। और ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये है ना, इंतज़ार नहीं करेगा कि ये पोटेशियम आयन आए Br2 के साथ कंबाइन हो और फिर KBr बने, ठीक है। जनरली कोलिजन थ्योरी में क्या होता है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम किसके बेसिस पर बताते हैं, कोलिशन थ्योरी पे। क्या होता है कोलिशन, क्या है कोलिशन थ्योरी, शॉर्ट में बताओ कि पहले क्या होता है कोलिशन थ्योरी के हिसाब से कि दो एटम आपस में क्या होते हैं, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए, एक उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके वो किस में कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट में। तो देयर इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग कोलिशन, और उसके बाद ही वो किस में कन्वर्ट हो पाते हैं, प्रोडक्ट में। ये कोलिशन थ्योरी कहती है। तो मैं क्या लगता है कि अगर पोटेशियम एटम है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके K+ बना लिया है, तो क्या वो वेट करेगा टकराने का, वो नहीं, वो सीधा चला जाएगा किसके पास, Br के पास, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये क्या होता है, एक तरीके से कह लो इलेक्ट्रॉन जंप रिएक्शन होती है कि K+ क्या करेगा, एक जंप करेगा, एक जंप लेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे कूद के जाएगा फिजिकली, समझाने के पर्पज से बता रहे बेटा कि K+ क्या करेगा, जंप। जंप इन द सेंस मतलब इट विल बी अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एटम। ये आपस में तुरंत आके क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो तुम खुद सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज वो आपस में कंबाइन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, नहीं। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको देनी पड़े ताकि रिएक्टेंट जो है कहाँ चले जाएं, पोटेंशियल बैरियर पे, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट।
तो ये पूरा कार्यक्रम होगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो वैसे ही अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे क्या होगा? क्या होगा जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे? आपस में खट से क्या कर जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे। तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो, केवल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पे? केवल ये वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। वेरी सिंपल। तो ये हार्पून रिएक्शन कहलाती है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, और फटाफट इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस है ना, जंप कर करके जैसे ही आयंस बना तुरंत खींच लिया किसको? बी आर माइनस को अपनी तरफ, फिर बना फिर खींच लिया। तो इस तरीके से क्या होगा? फटाफट रिएक्शन होती है। और ये ए टी और ए ई क्या है? तो ये देखिए, ए टी क्या है? थ्योरेटिकल आरएनएस फैक्टर, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल आरएनएस फैक्टर। तो थ्योरेटिकली क्या होता है? तो थ्योरेटिकली क्या होता है? कोलिशन थ्योरी के हिसाब से ए क्या बताता है? इट्स अ कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मली कोलिशन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा? रिकम्बाइन करेंगे, एनर्जी का चेंजेस होंगे, और देन वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। तो ये जो नंबर आएगा, कोलिशन नंबर आएगा ए, आरएनएस है ना, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आरएनएस फैक्टर कहते हैं, इसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये जो थ्योरेटिकल आएगा ये क्या होगा? काफ़ी कम होगा एक्सपेरिमेंटल से। क्यों? एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होंगे ये वे बहुत ज़्यादा होंगे थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड से। क्यों? कोलिशन थ्योरी तो ये प्रिडिक्ट कर रही है कि पहले मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, लेकिन इतना समय होगा नहीं। जितने समय में कोलिशन थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही है कि दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, इतने में तो खेल हो गया कि के प्लस बना के तुरंत बी आर को खींच लेगा। तो क्या लगता है, टकराने में जितना समय लगता होगा थ्योरेटिकली उतना समय लगेगा के प्लस को बी आर को अपनी तरफ खींचने में? नहीं। मान लीजिए 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म से, हार्पून मैकेनिज्म से क्या होगा? 1 मिनट में लेट से 50 के प्लस आयन बी आर टू मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच के क्या बना लेंगे? क्या बना रहे होंगे? के बी आर। तो जो एक्सपेरिमेंटल है आरएनएस फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या जो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस रेट से ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो वे ज़्यादा होगी थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड आरएनएस फैक्टर से। तो ए टी इज लेस देन ए ई। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे 56 से लेकर 60 तक। यहाँ पे आपका पार्ट भी बेटा क्या होता है? ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो से हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट सी के सवाल। ठीक है। आप देखो, मैंने ना हर क्वेश्चन को बहुत ही एलोबरेटिव फॉर्म में है ना एक्सप्लेन किया है। हर वीडियो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का वीडियो है, जिसमें सिर्फ हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? 5। चाहता मैं थोड़ा जल्दी कर सकता था, पर मेरा पर्पस ये नहीं है ना कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। देखिए, चाहता अगर आप है ना नॉर्मली भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो 2 घंटे 3 घंटे में वो पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत सी जगह आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगे 3 घंटे के, है ना, 3 घंटे का वीडियो होगा, 4 घंटे का वीडियो होगा, पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहाँ हम 1 घंटे में सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा पर्पस ये नहीं है ना कि मैं बाकी की तरह भी क्या करूँ, बस है ना एक और वीडियो बना के दे दूँ जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन डिस्कस करूँ। तो वो तो आपको वैसे भी है ना सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं उसमें उतनी मेहनत क्यों करूँ? और मेरा वो पर्पस है भी नहीं बेटा कि है ना एक और वीडियो मैं आपको दे दूँ, जैसे 4 लोग दे रहे हैं वैसे मैं भी आपको दे दूँ। वो भी 2 घंटे का बना रहे हैं, जैसे मैं 5 घंटे का बना दूँ, मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ। तो क्या होगा ना कि अगर 2-3 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो इफेक्टिवली क्या होगा ना, सिर्फ वो बता देंगे कि अच्छा इसमें ये ऐसा होता है, इसमें ये ऐसा होता है, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो, इसका ये शॉर्टकट, इसका वो शॉर्टकट। शॉर्टकट तो ठीक है बेटा, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आए। ये सीरीज़ का पर्पस जो, ये सीरीज़ का जो कह रहे हैं मोटिव कह लो या मोटिव कह लो, वो है ये कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट से तो आपको अप्रोच ये पता चलेगा कि इसे जल्दी कैसे करना है, लेकिन कंसेप्ट भी तो बताओ कि इसका अंडरलाइन कंसेप्ट क्या लगाता है। जैसे अगर एनो जो एमओटी हमने इतना अटैच डिस्कस करी, चाहता तो मैं आपको जो लास्ट में तरीका बताया था इंटेलिजेंट गेस करने का वो बता देता, हार्डली कितना समय लगता, 2 मिनट और ये हो जाता। लेकिन मान लीजिए क्या होगा कि नेक्स्ट बार जो आप पेपर देने जाओ उसमें NO2 का ना पूछ के SF6 का पूछ ले, या लेट से किसी का भी पूछ ले, SF6 का पूछ ले, अमोनिया का पूछ लें। तो अब क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि अप्रोच कैसे करना है। तो जब आप साल थोड़ी पढ़ोगे तसल्ली से बैठ के, तो आप उसको समझोगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। और इस तरीके के सवाल को अप्रोच करना क्विकली, है ना, जल्दी करना, वो भी आपको आना चाहिए कि है ना हर बार आप प्रोसीजर से जाओगे तो क्या होगा, एक ही सवाल को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और ये सारे के सारे 2 मार्क्स के सवाल हैं, है ना। तो इस पर अगर हम इतना समय ले लेंगे तो नहीं हुआ, तो वो हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आना चाहिए कि जिससे हम क्या करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें।
तो वही ना, मेरा पर्पस ये है कि आराम से ना बैठ के बनाओ, भले ठीक है वीडियोस तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा हो रहे हैं, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा, फिर कंजिक्यूटिवली नेक्स्ट टाइम, है ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी कंसेप्ट करेंगे, जल्दी जल्दी उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो अभी मेरा बस पर्पस ये है कि मैं आपको बिल्कुल आराम से बताऊं, उसके पीछे का अंडरलाइन कंसेप्ट बताऊं, है ना। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस, वो थोड़े से और चैलेंजिंग होंगे, थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, मतलब कंसेप्चुअली डिमांडिंग होंगे, उसको भी हम देखेंगे। कंसेप्ट क्या है हम बस वो देखेंगे कि इसके पीछे का अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है, ये हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड योर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।